हेलो गाइस, वेलकम बैक। मूवी के नाम से ही कुछ चीजें आपको समझ आ गई होंगी और अगर नहीं समझ आई तो पूरा वीडियो देखना क्योंकि मैं इसमें पूरी मूवी की कहानी डिस्कस करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक रेगिस्तान से। हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसमें क्लाइव, वे और पॉल थे। इन्होंने एक जगह के बारे में कुछ पता लगाया था जहाँ इन्हें लगता था कि कोई खजाना हो सकता है। दरअसल ये एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं और इनका काम ही सहारा डेजर्ट में डायमंड्स ढूंढना होता है। तीनों एक नई जगह पर जाते हैं जहां उन्हें अंडे जैसी शेप वाला एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। जब वो उस पत्थर को थोड़ा हिट करते हैं तो वो टूट जाता है और उसके अंदर से एक अजीब सा क्रीचर निकलकर सबको मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लैब में आते हैं जहां डॉक्टर जैक अपने साइंटिस्ट साथी के साथ होता है। उसका बॉस उससे मिलकर एक नई लोकेशन पर जाने का काम देता है। अगले दिन जैक उसी डेजर्ट पर पहुंचता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। टैक्सी वाला जैक को वहां उतार कर चला जाता है। तभी वहां एक कमांडर कोल जैक को रिसीव करने आता है और उसे अपनी कंपनी के बेस पर ले जाता है। बेस पर जैक की मुलाकात मिकी और जॉन से होती है। मिकी जैक का पासपोर्ट चेक करके उसका सामान स्कैन करती है। उसे जैक के पास एक छोटी सी मशीन मिलती है, एक ट्रैकर जो 1000 फीट नीचे तक के पानी का पता लगा सकता था। चेकिंग के दौरान कोल का साथी टाइटस भी वहाँ आ जाता है। जब जैक की एंट्री के लिए मिकी डायरी ढूंढ रही होती है तो जॉन डायरी को कहाँ रखता है आप देख ही सकते हैं। जॉन की बदतमीजी देकर कोल उसे मारकर बेहोश कर देता है और मिकी डायरी लेकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जैक और मिकी एक ट्रक लेकर उस टीम को ढूंढने निकलते हैं जो शुरुआत में डायमंड सर्च पर गई थी। उनके ट्रक पर बहुत सारा लिक्विड फ्यूल होता है क्योंकि उन्हें 1000 किलोमीटर तक भटकना पड़ सकता था। कोल भी फर्स्ट एड किट और अपनी गन्स ट्रक में लोड करता है। यहाँ हम पहली बार सामंथा और केट से मिलते हैं। ये दोनों ट्रक ड्राइवर्स होते हैं। निकलने से पहले एक बूढ़ा आदमी टाइटस को एक हड्डी का लॉकेट देता है जिस पर एक डरावने खोपड़ी का निशान बना हुआ था। सफर शुरू होता है। काफी देर तक रेगिस्तान में भटकने के बाद उन्हें पहला ट्रक मिलता है। जब सब ट्रक के पास जाते हैं तो थोड़ी दूर उन्हें 2 इंसानों के कंकाल मिलते हैं। एक कंकाल के पास एक चाकू पड़ा होता है जिसे देखकर कोल समझ जाता है कि यह पॉल की बॉडी है। सब कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इनकी मौत तो 6 से 7 घंटे पहले हुई लग रही थी। फिर बॉडीज इतनी जल्दी कंकाल कैसे बन गई? मिकी पुलिस बुलाने को कहती है पर कोल का शक तीसरे बंदे पर था क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 ही कंकाल थे। मतलब तीसरा बंदा अभी कहीं जिंदा था। तभी टाइटस उन्हें आवाज देकर बुलाता है। उससे कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं। वो सब उन फुटप्रिंट्स के पीछे चल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि शुरुआत में 2 फुटप्रिंट्स थे पर अब 4 हो गए हैं। तभी जैक की मशीन बीप करने लगती है। वो सब उस दिशा में जाते हैं और एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ दिखता है कि शायद यहाँ कोई काला जादू वगैरह होता होगा। टाइटस जैक को कुछ भी छूने से मना करता है और टाइटस के पास जैसा लॉकेट था वैसा ही निशान वहाँ की हड्डियों पर भी बना था। अब केट वापस उनके पास ट्रक लेकर आता है। वापस ट्रक पर बैठकर वो बेस की तरफ लौटने का प्लान बनाते हैं और फॉरेंसिक टीम भेजने का सोचते हैं। तभी उन्हें तीसरे बंदे का कंकाल मिल जाता है, यानी वो भी मर चुका था। कोल का शक और गहरा होता जाता है। कोल काफी हाइपर हो रहा होता है क्योंकि उसके साथियों को किसी ने मार दिया था। कोल जिद करता है कि वो किलर को ढूंढने जाएंगे पर सामंथा मना कर देती है क्योंकि रात होने वाली होती है। इसलिए सब वहीं रात गुजारने का फैसला कर लेते हैं। जैक को अपने साथ हुए सारे घटनाक्रम याद आने लगते हैं। कैसे वह न चाहते हुए भी यहाँ तक आ गया। पर इन सब में एक चीज अच्छी हुई कि उसकी मुलाकात मिकी से हो गई। अब वह रेत पर स्केटिंग करता है। फिर मिकी उसकी मशीन लेकर आती है क्योंकि वह बहुत देर से बीप कर रही थी। इसका मतलब क्रीचर उनके आसपास ही था। उधर जैक और मिकी आपस में बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। हल्का फुल्का फ्लर्ट भी चल रहा होता है। कुछ देर एक दूसरे को जानने के बाद मिकी ट्रक में सोने चली जाती है। जैक बाहर रेत पर लेटा होता है। तभी उसकी मशीन जोर जोर से बीप करने लगती है। जैक चारों तरफ देखकर चेक करता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक वही क्रीचर उसके सामने आ जाता है। डर के मारे जैक चीखकर ट्रक के पास भागता है और कार्ल को उठाता है। कार्ल बाहर आकर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। कार्ल जैक को समझाता है तुम अफ्रीका में हो, यहाँ कोई जानवर देखा होगा। तभी मिकी आकर बताती है कि उनके साथियों के कंकाल गायब हो गए हैं। कार्ल को लगता है कि इसके पीछे जैक का हाथ है पर जैक गुस्से से कहता है तुम्हें भी पता है यहाँ कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है। मैं उन हड्डियों का क्या करने वाला हूँ। तभी टाइटस उन्हें एक क्वीन क्रीचर के बारे में बताता है। कहने लगता है कि वह अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी है, डायनासोर से भी पुरानी, और वह अपने शिकार की सिर्फ हड्डियाँ छोड़ती है। कार्ल को यह सब बकवास लगा है। कुछ देर बाद जैक की मशीन फिर से बीप करती है। कार्ल बोलता है कि चलो
दोनों उसी दिशा को फॉलो करते हैं, लेकिन सामंथा सुबह होने का इंतजार करने को कहती है। सुबह होते ही सब उस क्रीचर के पैरों के निशान फॉलो करते हैं। एक जगह उतरकर वे आसपास खोज करते हैं। जब उन्हें क्रीचर मिलता है तो कार्ल स्नाइपर से उसे शूट करता है। जैसे ही गोली लगती है वह क्रीचर कागज की राख की तरह बिखर जाता है। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, बस अपने साथियों की गायब हड्डियाँ मिलती हैं। कार्ल उन हड्डियों को ट्रक में रख देता है। टाइटस जैक को बताता है कि एक बार उसके साथ भी ऐसा हुआ था। उसने अपने दोस्त की पूरी बॉडी की जगह सिर्फ हड्डियाँ देखी थी। सब वहाँ से निकलने का प्लान करते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रक स्टार्ट होता है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। सामंथा मुश्किल से आग को कंट्रोल करती है। केट कहता है कि ट्रक को रिपेयर करने में महीनों लग जाएंगे। अब उन्होंने रास्ता भी खो दिया था और रेडियो चेक करने पर सिग्नल भी नहीं मिल रहा था, इसलिए सब वहीं रुकने का फैसला करते हैं। उनके पास से एक प्लेन गुजरता है पर उसका ध्यान इन पर नहीं जाता। सामंथा सबको समझाती है, हमारे पास काफी खाना पानी है, बेकार का पैनिक मत क्रिएट करो। काफी दिन गुजर जाते हैं, लगता है जैसे उन्होंने वहाँ अपनी छोटी सी बस्ती बसा ली हो। एक रात डिनर के बाद केट अपने स्लीपिंग बैग में जाकर सो जाता है। तभी टाइटस को महसूस होता है कि कोई पास आ रहा है। हम देखते हैं कि क्रीचर बिल्कुल केट के पास चला गया है। जब टाइटस केट को उठाने जाता है तो देखता है कि उसके एक साइड का पूरा फ्लैश खत्म हो चुका है, सिर्फ कंकाल बचा है। टाइटस सबको बुलाता है। उनके आने से पहले क्रीचर छोटे छोटे काले कणों की तरह बिखर कर हवा में उड़ जाता है। वह टाइटस को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कार्ल जल्दी से उस स्लीपिंग बैग पर फायर करता है। जैक और मिकी घायल टाइटस को ट्रक में लेकर जाते हैं। गोली मारने से उनका कुछ भी नहीं हो रहा था, वह क्रीचर उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तभी कार्ल पेट्रोल डालकर लाइटर जलाता है। सामंथा उसे रोकने की कोशिश करती है पर कार्ल का इरादा पक्का होता है। तब जैक बताता है कि क्रीचर पेट्रोल की वजह से पीछे हट रहा है। तब कार्ल शांत हो जाता है। अब सब टाइटस को देखने लगते हैं और जैक जल्दी से उनके आसपास पेट्रोल का एक सुरक्षा घेरा बना देता है। तभी कार्ल देखता है कि क्रीचर उनके डेड पार्टनर के कंकाल में घुसकर एक नया और खौफनाक रूप ले चुका है। उसे देखकर कार्ल उस पर हमला करता है तो वह क्रीचर वहाँ से जाने लगता है। कार्ल और जैक में थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि जैक कार्ल को गोली चलाने से रोक रहा होता है। मिकी बीच में आकर सबको समझाती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। सब प्लान बनाते हैं कि कार्ल, मिकी और जैक पैदल बेस की तरफ जाएंगे और मदद लाएंगे। सामंथा टाइटस के साथ ट्रक में रुकती है। सुबह कार्ल, मिकी और जैक तीनों पैदल रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं। काफी चलने के बाद उन्हें अपनी तरफ आते हुए एक रेत का तूफान दिखता है। वे तीनों रेत में दबकर बचते हैं। तूफान रुकने के बाद वे वापस अपना सामान देखते हैं। जैक की मशीन टूट चुकी होती है और उनके साथ जो पेट्रोल का बॉक्स था उसका ज्यादातर पेट्रोल रेत में ही गिर चुका होता है। चलते चलते रात हो जाती है और तीनों एक जगह रुकने का फैसला करते हैं और अपने आसपास पेट्रोल डालकर एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। तीनों हाथ पकड़कर बैठे होते हैं कि तभी वह क्रीचर सामंथा के कंकाल के रूप में वहाँ आ जाता है। उसने अपने चेहरे की जगह सामंथा का चेहरा पहना होता है। पेट्रोल के घेरे की वजह से वह उनके पास नहीं आ पाता और वापस अंधेरे में चला जाता है। सुबह होती है तो रेडियो पर किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। इधर उधर तलाश करने पर उन्हें अपने पुराने साथियों का वही ट्रक मिलता है जिसके सहारे वे सब शुरुआत में उस अंडे जैसी रॉ के पास आए थे। सबसे पहले वे हेल्प कॉल करते हैं, फिर जैक के पीछे उसी अंडे में घुस जाते हैं। बहुत संभल कर वे अंदर उतरते हैं। अंदर जाते ही जैक को समझ आ जाता है कि यह जगह उसी क्वीन क्रीचर की है, वही जगह जहाँ से यह डरावनी चीज विकसित हुई है। ऊपर जमीन पर जॉन आ चुका होता है और वह पहले वाले लोगों की लाशें देखकर शॉक में आ जाता है। इधर कार्ल, जैक और मिकी को समझ आ जाता है कि टाइटस बिल्कुल सही बोल रहा था। थोड़ी देर बाद जॉन उन्हें बुलाता है और गन पॉइंट पर ले लेता है। वह गुस्से में उनसे उनके बाकी साथियों के बारे में पूछता है। तीनों सच बताते हैं पर जॉन को लगता है कि इन्होंने डायमंड्स चुरा लिए हैं और अपने ही टीम मेंबर्स को मार दिया। इसलिए वह तीनों को हैंडकफ लगाकर जीप में बिठाता है और कैंप की तरफ निकल पड़ता है। अब तीनों समझ गए थे कि क्रीचर पूरी दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखता है, तो वे तय करते हैं कि अगर अभी उसे नहीं रोका तो बाद में रोकना असंभव हो जाएगा। कार्ल पीछे की विंडो तोड़कर जॉन पर हमला करता है, उसे बेहोश कर देता है और हैंडकफ लगाकर जीप के पीछे बांध देता है। फिर तीनों एक माइन की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि क्रीचर अपनी एक कॉलोनी बसाना चाहता है। माइन के पास जाकर वे जॉन को बाहर छोड़ देते हैं। उनके पास एक लिक्विड एक्सप्लोसिव होता है जिसे कार्ल संभाल कर ले लेता है। तीनों बहुत संभल कर माइन के अंदर जाते हैं। अंदर कुछ देर तक अंधेरा होता है पर जैक को एक पुराना जनरेटर मिल जाता है। वह उसे चालू कर
कर देता है और माइंड में रोशनी आ जाती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, क्रीचर को भी उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। क्रीचर को देखकर कार्ल उसकी तरफ बढ़ने लगा है। जैक और मिकी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं रुका। क्रीचर उस पर हमला करता है और जैक क्रीचर का ध्यान भटकाकर उसे पीछे की तरफ ले जाता है और एक बड़े से गड्ढे में गिरा देता है। मिकी जल्दी से कार्ल को उठाकर गड्ढे के पास आती है। कार्ल उससे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलता ही है कि तभी क्रीचर उसका पैर पकड़कर उसे खींच लेता है। कार्ल का खून बह रहा होता है। जैक और मिकी दोनों उसे पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं, पर कार्ल उनका हाथ छोड़ देता है। कार्ल लिक्विड एक्सप्लोसिव को क्रीचर के साथ चिपकाकर अपने आप को उसके साथ उड़ा देता है। जैक और मिकी धमाके से बचकर माइन के दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें क्वीन का एक कोकून जैसा ढांचा दिखाई देता है और जिस जगह वे थे उस जगह को भी क्रीचर ने घेर लिया था। उन्हें समझ आ जाता है कि यही कोकून सबको कंट्रोल कर रहा है। जैक अपने साथियों को याद करता है और पूरा जोर लगाकर कोकून में चाकू घोंप देता है, जिससे वह अजीब क्रीचर मर जाते हैं और माइन ढाने लगती है। जैक और मिकी भागकर सही सलामत बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर उन्हें कुछ अजीब दिखता है जो उन्हें शॉक में डाल देता है। मूवी के एंड में जैक और मिकी को बेस के एरिया के बाहर टैक्सी का इंतजार करते हुए दिखाया जाता है। मिकी अपना कुछ सामान टैक्सी में रखकर वहाँ से चली जाती है। हम देख पाते हैं कि उसके सामान में क्वीन का एक कोकून छुपा हुआ होता है। उस समय वे दोनों शायद जॉन की बॉडी देकर शॉक हुए होंगे और शायद उन्हें बाद में उस रेगिस्तान में और भी कोकून मिले होंगे और मिकी उनमें से एक को सिटी के लैब में ले जा रही होगी और शायद जैक अभी भी उस क्रीचर के ओरिजिन का राज समझने की कोशिश में वहीं रहता हो। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।